सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जिसे अक्सर सोसाइटी में बस एक बुरी आदत या मॉरल इशू मान लिया जाता है। लेकिन आज हम इसे किसी जजमेंट के नज़रिए से नहीं देखेंगे। हम एडल्ट डिजिटल कंटेंट के कंजम्पशन को सिर्फ और सिर्फ एक लेंस से एनालाइज करेंगे, और वो है न्यूरोसाइंस और हमारी बायोलॉजी। क्या कभी सोचा है कि जब हम स्क्रीन पर कुछ देखते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एग्जैक्टली क्या ट्रिगर होता है, हमारे न्यूरॉन्स कैसे रिएक्ट करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, क्या हम अपने ही दिमाग की इस वायरिंग को समझकर उसे पूरी तरह से रीसेट कर सकते हैं? तो चलिए इस साइंटिफिक एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। इस एनालिसिस में हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर रहेगा। पहले हम इस कंजम्पशन का स्केल देखेंगे, फिर इसकी न्यूरोसाइंस समझेंगे, उसके बाद इसके शारीरिक और मानसिक असर, फिर वो खतरनाक एडिक्शन लूप, और आखिर में दिमाग को रिकवर करने की प्रूवन स्ट्रैटेजीज। तो सबसे पहले बात करते हैं कंजम्पशन के स्केल की। 68 मिलियन, जी हां, करीब 6 करोड़ 80 लाख। रिसर्च बताती है कि इंटरनेट पर हर दिन इतनी सर्चेस सिर्फ और सिर्फ अडल्ट कंटेंट से जुड़ी होती हैं। इसे ऐसे सोचिए कि एक पूरा का पूरा देश हर दिन सिर्फ यही सर्च कर रहा है। ये कोई छोटी मोटी आदत नहीं है, ये एक मैसिव ग्लोबल फुटप्रिंट है। और अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ वेस्टर्न देशों की कहानी है, तो 2024 की एक रीसेंट रिपोर्ट के आंकड़े बिल्कुल हैरान करने वाले हैं। पता है, पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पर विजिट्स के मामले में इंडिया पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे आता है, 5th रैंक ग्लोबली। तो ये आंकड़े हमें बताते हैं कि ये इशू हमारे अपने रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी कितना डीप है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, स्टिम्युलेशन की न्यूरोसाइंस। चलिए देखते हैं कि बायोलॉजिकल लेवल पर यह हमारे दिमाग के साथ क्या खेल खेलता है। यहाँ असल फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रियल वर्ल्ड में जो नेचुरल इंटीमेसी होती है ना, वो सिर्फ फिजिकल नहीं होती। उसमें इमोशनल कनेक्शन होता है, टच होता है, फेरोमोन्स होते हैं। ये एक पूरा होलिस्टिक प्रोसेस है जो नेचुरली हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज करता है। लेकिन दूसरी तरफ स्क्रीन स्टिमुलेशन, ये हमारे ब्रेन के लिए एक हाइपर स्टिमुलेटिंग ट्रिगर की तरह काम करता है। स्क्रीन से प्लेजर तो इंस्टेंट मिल जाता है, लेकिन ये अननेचुरली एक्सट्रीम डोपामिन स्पाइक्स पैदा करता है, और ये प्लेजर पूरी तरह से आइसोलेटेड होता है, बिना किसी रियल कनेक्शन के। अब ये समझने के लिए कि ये स्पाइक्स इतने खतरनाक क्यों हैं, हमें अपने दिमाग के डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम को समझना होगा। ये हमारे ब्रेन की वो इंटरनल वायरिंग है जो हमें तब एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है जब हम मेहनत करके कुछ हासिल करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने दिन रात एक करके पढ़ाई की और एग्जाम में पूरे 100 में से 100 मार्क्स ले आया। उस वक्त जो एक जबरदस्त खुशी और अचीवमेंट फील होती है ना, वो इसी सिस्टम के एक्टिवेट होने से होती है। लेकिन डिजिटल स्टिमुलेशन क्या करता है? ये इस पूरी मेहनत वाले हिस्से को बाईपास कर देता है और सीधा रिवॉर्ड दे देता है, और यहीं से पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ। इस सबके साइकोलॉजिकल और फिजिकल नतीजे क्या होते हैं? इसे कैस्केडिंग फॉलआउट कहा गया है, मतलब एक के बाद एक गिरने वाले डोमिनोज की तरह। जब दिमाग में इस तरह अननेचुरल डोपामिन की बाढ़ आती रहती है, तो सबसे पहले हमारी बॉडी रियल फिजिकल इंटीमेसी के प्रति अनरिस्पॉन्सिव होने लगती है, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी सीरियस प्रॉब्लम सामने आती हैं। बात यही नहीं रुकती, स्क्रीन पर लगातार अनरियलिस्टिक एक्टर्स को देखने से लोग अपनी ही बॉडी को लेकर नेगेटिव फील करने लगते हैं, और उनका सेल्फ एस्टीम बिल्कुल क्रैश हो जाता है। इसके अलावा उन फेक एक्सपेक्टेशंस की वजह से हमारा नेचुरल लिबिडो भी गिर जाता है, और क्योंकि दिमाग लगातार डोपामिन से ओवरलोड हो रहा है, तो इवेंचुअली वो थक जाता है, जो सीधे क्रॉनिक डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बनता है। और हाँ, असर सिर्फ फिजिकल या इमोशनल नहीं है, ये सीधे हमारे ब्रेन के लॉजिकल सेंटर यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हिट करता है। इतने ज़्यादा स्टिमुलेशन से इस हिस्से की एक्टिविटी बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है। इसे आसान भाषा में ब्रेन फॉग कहते हैं। इसमें इंसान की सोचने, समझने और डिसीजन लेने की क्षमता इतनी बुरी तरह हैम्पर हो जाती है कि अगर कोई बहुत बेसिक सा सवाल भी पूछ ले, जैसे यार आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट है क्या, तो वो इंसान तुरंत जवाब भी नहीं सोच पाता। दिमाग एकदम धुंधला सा महसूस होता है। सेक्शन 4, एडिक्शन एस्केलेशन लूप। अब समझते हैं कि कैसे एक सिंपल सी वीडियो से शुरू हुई बात एक खतरनाक लूप में फंस जाती है। इस पूरे जाल को द टॉलरेंस लूप कहते हैं। ये 4 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले रूटीन कंजम्पशन, मतलब कभी कभार कंटेंट देख लिया, लेकिन फिर ब्रेन एक हाई डोपामिन टॉलरेंस डेवलप कर लेता है। इसका मतलब है कि अब उसी पुरानी चीज से वो पहली वाली किक नहीं मिलती। तो फिर तीसरा स्टेप आता है, दिमाग को उसी हाई तक पहुंचने के लिए और ज्यादा एक्सट्रीम या वायलेंट स्टिमुलस की जरूरत पड़ने लगती है। और फाइनली स्टेप 4, कंप्लीट डिससेंसिटाइजेशन, जहां नॉर्मल रियल लाइफ चीजें दिमाग को बिल्कुल भी एक्साइट नहीं कर पाती। और ये बात तब लिटरली डरावनी हो जाती है जब बात यंग माइंड्स की हो।
सोचिए, एक 12 या 13 साल का बच्चा जिसका दिमाग अभी बस डेवलप ही हो रहा है, जब वो ऐसा एक्सट्रीम कंटेंट देखता है तो ब्रेन के मिरर मैकेनिज्म की वजह से वो स्क्रीन पर दिखने वाली चीज़ों को ही अपनी असली रियलिटी मान लेता है। उनका एटीट्यूड और प्रेफरेंसेस हमेशा के लिए एक बहुत ही खतरनाक दिशा में शिफ्ट हो सकते हैं। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। सेक्शन 5 स्ट्रैटेजीज फॉर न्यूरल रिकवरी। हमारे सोर्स मटेरियल ने इस टॉपिक को डीपली समझने के लिए योर ब्रेन ऑन पॉन नाम की एक ऑडियो बुक रेकमेंड की है। ये रिसोर्स बहुत इंसाइटफुल है क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं देता, ये उस साइकोलॉजिकल शेम साइकिल यानी उस शर्म और गिल्ट के चक्र को ब्रेक डाउन करता है जिसमें लोग अक्सर फंसे रहते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें न्यूरल रिकवरी की प्रूवन केस स्टडीज हैं जो दिखाती हैं कि बाउंस बैक करना 100% पॉसिबल है। चलिए रिकवरी के 3 मेन पिलर्स को प्रैक्टिकली समझते हैं। पहला है ह्यूमनाइज द प्रॉब्लम। देखिए, हमारे कल्चर में इन टॉपिक्स पर बात करना एक टैबू है, इसलिए किसी को कहना कि जाकर लोगों से बात करो प्रैक्टिकल नहीं है। इसके बजाय जब भी वो ट्रिगर आए तो बस 1 सेकंड के लिए अपनी रियल सराउंडिंग्स को देखिए। खुद को याद दिलाइए कि स्क्रीन पर जो चल रहा है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं है। इससे बिना किसी शेम के कंट्रोल वापस हमारे पास आ जाता है। दूसरा पिलर है सब्स्टिट्यूट बिहेवियर। अपने खाली समय को जिम, स्विमिंग या किसी भी फिजिकल स्पोर्ट्स से रिप्लेस कर दीजिए। इससे उस ट्रिगर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है और हमारी बॉडी को नेचुरल हेल्दी डोपामीन भी मिल जाता है। और तीसरा, शायद सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट रिलैप्सेस। अगर कभी हम वापस पुरानी आदत में फिसल जाते हैं तो प्लीज़ इसे कोई मॉरल फेलियर नहीं मानना चाहिए। गिल्ट में डूबने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, रिकवरी एक न्यूरोप्लास्टिक प्रोसेस है, ये कोई ज़ीरो सम गेम नहीं है। हम बस अपने दिमाग की पुरानी वायरिंग को धीरे धीरे काट रहे हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर हम अपनी इन डिजिटल हैबिट्स को मोरालिटी, शर्म या सोसाइटी के टैबू वाले लेंस से हटाकर सिर्फ और सिर्फ न्यूरोकेमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव लेंस से देखना शुरू कर दें, तो क्या ये हमारी रिकवर होने की, हील होने की पूरी अप्रोच को नहीं बदल देगा? सोच कर देखिएगा। इसी के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।